अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स और के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाजरीन, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में बैरूनी कर्जे रुकावट है या अंदरूनी खतरात कहाँ मंडला रहे हैं और हुकूमत की क्या मनसूबाबंदी है? पाकिस्तान के अंदरूनी और गर्दशी कर्जों के अलावा सरकारी इदारों का जो खसारा कम होने का नाम नहीं ले रहा, वो क्या वजूहत है, किस तरह कम किया जा सकता है और हुकूमत को क्या मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी? इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं मोहम्मद अवैस साहब। आप साबिक सदर हैं लाहौर टैक्स बार के और कौंसल मेंबर हैं आई कैप के, और उनके साथ मौजूद है ख्वाजा रियाज हुसैन साहब। आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स एडवाइज़र एसोसिएशन के, और उनके साथ मौजूद है मलक हारून अहमद साहब। आप एफसी हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, और उनके साथ मौजूद हैं अरशद बशीर साहब। आप माहिर टैक्स अमूर हैं और मेंबर हैं लाहौर टैक्स बार के, और उनके साथ मौजूद हैं कदीर आसफ खोखर साहब। आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं लाहौर टैक्स बार के। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, पहले जो पाकिस्तान के अंदरूनी और गर्दशी कर्जे हैं वो क्या हैं, कितने हैं, और जो इदारों का खसारा है वो कितना है, इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। उसके बाद अपने माहिरीन से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान का अंदरूनी कर्जा 26,837 अरब, गर्दशी कर्जा 2700 अरब और इदारों का खसारा तकरीबन 4,000 अरब रुपए जून 2021 तक जा पहुंचा है। जिस तेजी के साथ कर्जों और मुल्की इदारों के खसारों में इजाफा हो रहा है वो मुल्क और कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। अंदरूनी और गर्दिशी कर्जे क्या है और पाकिस्तान के सरकारी इदारे जो सालाना खसारा कर रहे हैं, ये हकीकत जानने के लिए पहले सादा असूल के तहत समझना होगा कि मुल्क एक घर की मानंद है। जिस तरह घर वाले कर्जों से निजात और अपनी तरक्की पर इंसार कर कर खुशहाली की तरफ जाना चाहते हैं, यही मिसाल मुल्क के लिए है कि बैरूनी कर्जों के अलावा अंदरूनी कर्जों में वापसी की बजाय तेजी आ रही है। इदारे मजबूत और खुशहाल होने की बजाय खसारा की तरफ जा रहे हैं। बैरूनी कर्जों से ज्यादा अंदरूनी कर्जों का बोझ मुल्क पर ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी कोई मनसूबाबंदी आज तक तकरीबन न होने के बराबर है। 50 साल पहले यानी 1971 में पाकिस्तान का डोमेस्टिक डेब्ट 14 अरब और एक्सटर्नल डेट 16 अरब और पब्लिक डेट 30 अरब था। ये गर्दिशी और अंदरूनी कर्जों में इजाफे की वजूहात क्या हैं? पावर सेक्टर के वो महंगे मुआहदे हैं जिनके तहत हुकूमत महंगी बिजली खरीद कर आवाम को सस्ती फराहम करती है। इसका जो फर्क आता है इसे हम सादा जुबान में गर्दिशी कर्जा कहते हैं या सर्कुलर डेट भी कहा जाता है। पाकिस्तानी हुकूमत को गर्दिशी कर्जों के अफरेद का सामना है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और बिजली आए दिन महंगी हो जाती है। और IMF की भी यही शराइत होती है कि बिजली जिस कीमत पर IPP से खरीदी जाए इससे ज्यादा पर बेची जाए ताकि गर्दिशी कर्जा खत्म हो सके। ये यहाँ बात काबिल गौर है कि वो बिजली के मुआहदे मुख्तलिफ IPP से किए गए, क्या वो शफाफ थे या सिर्फ लूट मार थी? यहाँ पर यह बात साबित होती है कि ये मुआहदे सिर्फ लूट मार थे। इस वक्त हुकूमत सार्फिन को तकरीबन 20 से 21 रुपए यूनिट बिजली बेच रही है और फिर भी पूरी नहीं पड़ रही। इससे ये बात आया है कि बिजली के मुआहदे रिश्वतखोरी और बदनीयती पर मबनी थे। इन मुआहदों में किकबैक्स और फंड साइल की मद में खुर्द-बुर्द की गई और बैंकों के कर्जे अवाम पर लाद दिए गए, जिससे एक ऐसा टैरिफ वजूद में आया जो सार्फिन या अवाम की पहुंच से दूर है। बांग्लादेश और इंडिया में जो मंसूबा $7 लाख पर मेगावाट में लग रहा था, वही पाकिस्तान में $1.5 मिलियन से $2 मिलियन पर मेगावाट पर लगाया गया और इन मंसूबों की लागत को 80% पैसा बैंकों से महंगे तरीन कर्जों की सूरत में लिया गया। हालांकि किकबैक की सूरत में इस कर्जे का 30 से 40% खुर्द-बुर्द कर लिया गया। मिसाल के तौर पर अगर 1 मेगावाट $7 से $8 में पड़ता है तो वही $15 लाख में खरीदा जाए तो इस पर $15 लाख में से तकरीबन 10 से $11 लाख का कर्जा भी लिया गया। यूं न सिर्फ किकबैक बनाई गई बल्कि कर्जे में से लिया गया पैसा भी खुर्द-बुर्द कर लिया गया। और सितम जरीफी ये कि जब टैरिफ स्ट्रक्चर यानी कि बिजली की कीमत हुकूमत के साथ तय की गई तो न सिर्फ इस कर्जे की किस्तें बिमा सूद इस टैरिफ में डाल दी गयी जो कि अवाम से वसूल होता है और दिन दिहाड़े अवाम की जेबों पर ऐसा डाका डाला गया जो उन्होंने 25 साल मजीद भुगतना है। बड़े अरसे से अवाम बिजली की पैदावार के बड़े बड़े नारे और दावे सुनते आ रहे हैं। इसकी हकीकत ये है और फैसला भी खुद अवाम ने करना है। अगर अवाम का पूरा खून भी निचोड़ लिया जाए तो ये साबका हुकूमतों की साजिश और होशियारी का जाला नहीं कर सकेंगे, क्योंकि खुर्द-बुर्द के साथ शरह सूद का तड़का खाना और हजम करना नामुमकिन सी बात है और यही अवाम के साथ हुआ है। अब आते हैं पाकिस्तान के अंदरूनी कर्जों की जानिब। कहानी क्या है ताकि अवाम खुद फैसला कर सके कि पाकिस्तान की कुल आमदन टैक्सों से पिछले साल तक 4700 अरब थी, जिसमें से 2724 अरब रुपए सूबों को NFC अवार्ड की सूरत में चला जाता है और वफाक हुकूमत को चलाने के लिए और अफवाज पाकिस्तान के लिए तकरीबन 2000 अरब रुपए की जरूरत है। अब पाकिस्तान की कुल आमदन टैक्सों से पिछले साल तक तकरीबन 4900 अरब थी,
थी, जिसमें से 2,784 अरब रुपए सूबों को NFC अवार्ड की सूरत में चला जाता है और वफाक हुकूमत को चलाने के लिए और अफवाज पाकिस्तान के लिए तकरीबन 2,000 अरब रुपए की जरूरत है और वफाक के पास 2100 अरब बचता है, जिसमें से पहले इसके अलावा अंदरूनी कर्जों की मद में हर साल 3,000 अरब रुपए सूद की मद में अदा करने पड़ते हैं। अब आप खुद फैसला करें कि अभी कोई तरक्याती बजट, सेहत और तालीम का बजट, दीगर तरक्याती मनसूबों का बजट का जिक्र तक नहीं है और हुकूमत को 2900 अरब रुपए खसारे का सामना है और अगर इसमें तरक्याती मनसूबे तकरीबन 700 अरब, सेहत तालीम का वफाकी बजट तकरीबन 100 अरब और दीगर शामिल कर लिया जाए तो तकरीबन 34 अरब का बजट खसारा होता है, जो अंदरूनी कर्जों से पूरा किया जाता है और ये रूटीन तकरीबन पिछले 50 सालों से चल रही है और अंदरूनी कर्जे अब 26,837 अरब तक जा पहुंचे हैं और इसको हमालिया को सर करने कर्जों के अलावा कुछ चारा नहीं है। इस मसले का वाहिद हल टैक्स कलेक्शन को 8,000 से 10,000 अरब तक ले जाना है, इसलिए हर पाकिस्तानी को अपने हिस्से का पूरा टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई तरीकेकार नहीं। पाकिस्तान का तीसरा बुनियादी मसला इन रियासती कंपनियों या इदारों का है जो मुसलसल खसारे में चल रहे हैं, जिनमें सरफहरिस्त PIA, रेलवे, स्टील मिल और इस तरह के बेशुमार हुकूमत पाकिस्तान के इदारे हैं। ये इदारे तकरीबन साल का 2,000 से 3,000 अरब रुपए का खसारा करते हैं और ज्यादातर तो इनमें बंद हैं। इस मसले का हल सिर्फ और सिर्फ इनकी निजकारी है, जिसके बगैर कोई चारा नहीं। हुकूमत कब तक ये खसारा बर्दाश्त करेगी, इस मुहाज पर मौजूदा हुकूमत और साबका हुकूमतें तकरीबन नाकाम नजर आती हैं। मजदूर तंजीमों का खौफ और वोट हासिल करने का हुकूमती लालच इस मामले की राह में बड़ी रुकावट है, जिस पर काबू पाने के लिए बड़े जिगरे, हौसले और सख्त इकदाम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया वैस साहब, आपने हमें टाइम दिया, अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वैस साहब ये बताइएगा कि 1971 में पाकिस्तान का जो अंदरूनी कर्जा था सिर्फ 14 अरब था, 50 साल के बाद वो 26,000 से तजावज़ कर गया है। इसकी असल वजूहात क्या हैं, जबकि GDP की जो ग्रोथ है वो इतनी खातर ख्वाह उसमें इजाफा नहीं हुआ जितना अंदरूनी कर्जों में हुआ है। आप क्या समझते हैं? देखें, एक चीज़ हमें ज़रूर समझनी चाहिए कि कोविड से पहले दुनिया किधर थी और कोविड के बाद दुनिया किधर गई। तो पाकिस्तान की मईशत तो पहले ही मुश्किलात में थी और कोविड आने के बाद हमारी कुछ मुश्किलात बढ़ भी गई। तो ये जो आप तवाज़ुन कर रहे हैं या एक दूसरे का कंपैरिजन किया जा रहा है कि एक तरफ हमारे जो लोन्स हैं वो बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो GDP में उस तरह की ग्रोथ नहीं हो रही, तो इसका तो बज़ाहिर एक ताल्लुक तो देखें कोविड से पहले की अगर आप सूरत हाल को देखें तो वहाँ पे हमारी GDP की जो रेशो थी वो कंपैरेटिवली 3,400 से ऊपर बिलियन डॉलर के करीब करीब हमारा GDP था और कोविड के बाद जो है वो कम होकर वो 2600, 2700, 2800 की रेंज के अंदर जो है वो चल रहा है, जिसको अब दोबारा गवर्नमेंट पिक करके बढ़ाने की कोशिश कर रही है कि वो 2800 की तरफ जा सके। तो इस तवस्सुत से आपको देखना है कि क्योंकि इकोनॉमी ओवरऑल दुनिया की कम हुई, मेजॉरिटी मुल्कों का GDP कम हुआ और दूसरी तरफ ये जो लोन का बात है, लोन की बात है डायरेक्टली बजट डेफिसिट के साथ। आप पाकिस्तान का जब से बना है उस वक्त से उठा के देख लें कि हमारा बजट हर साल डेफिसिट के अंदर जा रहा है। अब डेफिसिट को गवर्नमेंट ने जो पूरा करना है वो कहाँ से करना है? गवर्नमेंट के पास दो ही रास्ते हैं, या तो फॉरेन डेट ले ले, IMF के पास चले जाए, वर्ल्ड बैंक के पास चले जाए, किसी और जगह से ले आए, या अपने डोमेस्टिक कर्जे जो हैं वो वहाँ से ले ले। वो बैंकों से मुख्तलिफ फॉर्म में वो कभी ट्रेजरी बिल इशू कर रही होती है, कभी सकूक इशू कर रही होती है, या किसी भी तरीके से वो स्टेट बैंक वगैरह से और दूसरे बैंकों से जो है वो कर्जे लेके गवर्नमेंट जो होती है वो चला रही होती है। हमारी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारी इनकम कम है, हमारे खर्चे ज़्यादा हैं। आप ज़रा इसको रिकॉल करें कि PTI गवर्नमेंट जब आई थी तो इन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि हम अपनी गवर्नमेंट का एक्सपेंस कम करेंगे। अच्छा, वो कैसे कम होगा गवर्नमेंट का एक्सपेंस? जाहिर है गवर्नमेंट जो चल रही होती है वो मिनिस्ट्रीज़ की बुनियाद के ऊपर चल रही होती है और उन्होंने कहा था कि हम बुनियादी तौर पर अपनी मिनिस्ट्रीज़ का साइज़ रिड्यूस कर देंगे, उसका नंबर कम कर देंगे। अगर आप मिनिस्ट्रीज़ का नंबर आज तक गवर्नमेंट कम नहीं कर सकी, रादर बढ़ाया है उन्होंने। हमें तो बेसिक अगर 10-12 मिनिस्ट्रीज के साथ हम चल रहे हो, हमारा गवर्नमेंट का जो मैन पावर स्टाफ है वो कंपैरेटिवली कम हो, तो शायद हम कभी इस पोजीशन में आ जाएं कि कम से कम जो कमा रहे हो उतना खर्च कर रहे हो। तो इसलिए कर्जे उस दिन तक बढ़ते रहेंगे
जब तक गवर्नमेंट अपने जो रिसोर्सेज हैं उसके अंदर खर्च नहीं करना सीख लेती। तो जब तक आप वहां नहीं सीखेंगे उस वक्त तक कर्जे जो होंगे वो आपके बढ़ते रहेंगे। अब वैसा अब इसको बड़े तनाजुर में देखा जाए तो ये मेगा करप्शन बनती है या लीकेज ऑफ फंड्स बनता है या हुकूमती खजाने से चोरी बनती है, आप क्या समझते हैं? ये जो कर्जे बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो कर्जे जो आते हैं कितने स्पेंट होते हैं कितने नहीं होते, कहाँ करप्शन होती है कहाँ नहीं होती, ये एक अलग है। लेकिन हमारा तो अपफ्रंट खर्चा ज्यादा है। हमारा जब अपफ्रंट खर्चा ज्यादा है तो वो सारी चीज हो रही। हाँ, उसको अगर गवर्नमेंट, यानी एक तरफ जैसे मैंने आपको पहले कहा कि गवर्नमेंट अपने साइज को कम करे गवर्नमेंट को, उसी तरह गवर्नमेंट अगर एफिशिएंट वे से, मसलन एक सड़क बनाने पे अगर 100 अरब लगता है और आपको पता है कि अच्छा अगर गवर्नमेंट इसको एफिशिएंटली मूव करे और वो 80 अरब या 90 अरब के ऊपर लेके आ सकती है तो उसमें डेफिनेटली वो पैसे बचा सकती है। तो वहां करप्शन या आप लीकेज ऑफ फंड्स कह लें या मिस यूज ऑफ फंड्स कह लें, उन सारों को अगर कम करेंगे तो भी आपका जो है जो लोन है वो कम हो सकता है। गवर्नमेंट का साइज कम करेंगे तो भी आपका जो है कर्जे कम हो सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिससे एफिशिएंसी इंप्रूव की जाती है गवर्नमेंट की और कर्जों को कम किया जाता है। अब वैसा अब किसी भी मुल्क का निज़ाम घर की मानद होता है, कर्जे आमदन को बढ़ाने के लिए लिए जाते हैं ना कि खर्चे करने के लिए। आप इसमें पाकिस्तान के अप्रोच को किस तरह देखते हैं? जब कर्जा लिया जाता है इसके दो तरीके होते हैं। एक है कि कर्जा मैं लेके कोई ऐसी जगह पे लगाऊंगा जिससे फ्यूचर में पैसे इनकम आना शुरू हो जाए। अगर तो पैसे आप कर्जा लेते हैं, फर्ज किया, मैं इसकी एक मिसाल लेता हूं कि मैंने कर्जा लिया, एक फैक्ट्री लगा दी, फैक्ट्री से प्रोडक्शन शुरू हो गई और मैं ये समझता हूं कि कल को मैं इससे मुनाफा कमा लूंगा, तो ठीक है, उससे तो जाहिर है वो सारी चीज़। लेकिन अगर मैंने कर्जा जो है वो सिर्फ आज खाने पीने का खर्चा पूरा करने के लिए लेना है या PIA को सिर्फ कंटिन्यूसली फंडिंग कर देनी है, रेलवे के खसारे को भुगतते रहना है, वो सारी चीज़ों के अंदर पैसे डालते रहना है, तो फिर तो पैसा मैंने कभी भी उस जगह पे इस्तेमाल ही नहीं किया जहां से आपको पैसे आने की उम्मीद हो जाएगी। आप तो सिर्फ खर्चों में पैसे डाल रहे हैं, आप तो खाया पिया और उड़ा दिया, सारा कुछ हो गया, तो उसके बाद आप ये कैसे उम्मीद करेंगे कि यहां से कोई पैसे आने शुरू हो जाएंगे, वो चीज़ होगी। तो यस, ये हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कोई कभी भी, क्योंकि हम तो बेसिक अपने डेफिसिट को पूरा करते फिर रहे हैं, तो कहीं ये सोचना कि अच्छा कोई ऐसे वेंचर पे लगा दिया जाए जहां से मुल्क को कल को फायदा हो जाएगा, कोई चीज हो जाएगी, तो वो शायद बहुत कम प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर किया। ज्यादातर हमारे जो है वो डे टू डे रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो होते हैं उसके पूरा करने के गुजार देते हैं। अब वैसा बैरूनी कर्जों में डॉलर महंगा होने की वजह से जो इजाफा होता है हुकूमतें उसका बहाना बनाती हैं, जबकि अंदरूनी कर्जों में तो ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ 100 अरब डॉलर गैर मुल्की करेंसी है। इस पर क्या बहाना बनाया जाएगा जो ये अंदरूनी कर्जों में इजाफा रहा है, इसकी क्या वजूहत है, आप क्या समझते हैं? गवर्नमेंट जो मर्जी कह ले, आप चाहे आप हिस्ट्री उठा लें 70 साल की, जब से कर्जा आया, आप कर्जों को देखें कहां से शुरू हुए हैं कहां तक पहुंच गए हैं। ये जो आप 26,000 या जो भी नंबर आप बता रहे हैं, आप पिछले 4 साल का कर्जा उठाएं, हर साल कर्जा बढ़ रहा है। वो कर्जा तो बाहर का कर्जा की एक हम ये कह देते हैं कि डॉलर महंगा हो गया, वो चीज होगी। यहां तो मैं कर्जा लेके बढ़ाता हूं, यहां तो कर्जे गवर्नमेंट ले रही है। तो मेरा पिछले साल तक मैंने 100 रुपया लिया हुआ था, इस साल मैंने 20 रुपए और फालतू ले लिए तो मेरे 120 हो गया। तो मैंने तो ये सीधा साधा है, ये तो कर्जे ले रही है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट जो है वो जैसे जैसे दिन आ रहा है, अच्छा इस पे मैं किसी भी गवर्नमेंट को ये नहीं कहता कि PTI की गवर्नमेंट कोई खराब है या मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। ये हर गवर्नमेंट का आप रिकॉर्ड उठा लें, कर्जे बढ़ रहे हैं। और PTI शुरू में, PTI के साथ सिर्फ प्रॉब्लम ये हो गया कि PTI ने आके ये कहा था कि हम कर्जे नहीं लेंगे, हम कशकोल तोड़ देंगे, हम फलां कर देंगे। तो वो भी उसको जब गवर्नमेंट में आई तो उसको समझ आई कि अच्छा यहाँ पे ये जो महज नारे थे ये खत्म हो गए हैं और मुझे ग्राउंड रियलिटी में ये सारा कुछ लेके उसी तरह ही चलना है, जैसा जो कुछ पहले कर रहे थे वही कुछ ये वाली गवर्नमेंट भी वही कुछ कर रही है। वैसा आखिर में ये बताइएगा, जिस तरह अंदरूनी और गर्दशी कर्जों में इजाफा हो रहा है, इसी तरह सरकारी इदारों में जो खसारा है जारी है वो भी बढ़ता जा रहा है। आप समझते हैं जो इदारे सफ़ेद हाथी बने हुए हैं, हुकूमत को इनकी निजकारी की ज़रूरत है? अगर हुकूमत इनकी निजकारी करती भी है तो क्या नुकसान है, आप क्या समझते हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। देखें, अब शायद दुनिया में ओवरऑल ये रियलाइजेशन होती जा रही है कि गवर्नमेंट का काम कारोबार करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम रेगुलेट करना है, लॉज बनाना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है।
और जब भी गवर्नमेंट किसी बिजनेस एक्टिविटी में जाती है आज तक, यानी हम ये लोग समझ चुके हैं, मेरा ख्याल है जो भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन की थी, मे बी उस टाइम की कोई ज़रूरत हो या कोई चीज़ हो, लेकिन आज सबको समझ आ गई कि यस, गवर्नमेंट कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं चला सकती। तो इसमें कोई शक नहीं कि जैसे अब PIA है या पाकिस्तान रेलवे है जो कंटिन्यूस खसारे के अंदर चल रही है और जिसके अंदर गवर्नमेंट को हर साल पैसे डालने पड़ रहे हैं, उसको अगर वो प्राइवेटाइज कर देते हैं तो वो इदारे भी बेहतर हो जाएंगे और चीज़ें भी बेहतर होंगी। हाँ, इसके अंदर सिर्फ ध्यान ये रखना पड़ता है गवर्नमेंट को कि जो बेसिक यूटिलिटीज़ या बेसिक ज़रूरियात हैं लोगों की, वो अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ गई तो कहीं वो इतनी महंगी तो नहीं हो जाएंगी कि आवाम की पहुंच से दूर हो जाए। मसलन लाइक रेलवे की अगर मैं मिसाल ले लूं, क्योंकि रेलवे को हर आम आदमी ने इस्तेमाल करना है ट्रैवल के लिए, एक बसेस की ऑप्शन है, एक रेलवे की ऑप्शन है। तो अगर रेलवे में किराए अगर गवर्नमेंट रेगुलेट करके लोगों को एक सस्ता जो सहूलत सफ़र की मुहैया कर देती है, अगर उन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल अपना रख सकती है, तो मेरे ख्याल के अंदर कोई भी इस तरह की ऑपरेशनल एक्टिविटी गवर्नमेंट के पास नहीं होनी चाहिए। वो प्राइवेट सेक्टर में जाएगी, वो बेहतर हो जाएगी और गवर्नमेंट को हर साल जो पैसे डालने पड़ते हैं वो भी कम होगी, लीकेजेस कम होगी, इनएफिशिएंसीज कम होगी। ये जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं ना, उसके अंदर तो भर्तियां भी जो होती हैं वो पॉलिटिकल होती हैं, उसके अंदर तो स्टाफ जो होता है वो काम भी नहीं कर रहा होता, स्टाफ आ नहीं रहा होता, तनख्वाहें जा रही होती हैं, ये सारा कुछ होता है जो प्राइवेट इदारा कभी भी अफोर्ड नहीं करता। और उसकी बुनियाद के ऊपर जो वो इदारा है वो बेहतर भी हो रहा होता है, अच्छी सहूलत भी दे रही होती है और मुल्क का नुकसान भी नहीं हो रहा होता। जी बहुत शुक्रिया अवैस साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, यहाँ छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ख्वाजा रियाज हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान के अंदरूनी और गर्दशी कर्जे हैं, इनके अलावा जो सरकारी इदारों का खसारा है, उसको कम करने या ख़त्म करने का जो तरीक़ेकार है वो क्या है और हम कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, या फिर हमें टैक्स निज़ाम में अपनी टैक्स आमदन को बढ़ाना पड़ेगा? आप क्या समझते हैं? दुनिया का कौन सा मुल्क है, चाहे वो तरक्की याफ्ता हो या तरक्की पजीर मुल्क हो, तो उसमें कर्जे ना लिए हों? कर्जे सब नहीं लिए हुए। तो कर्जा लेना तो एक बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज लेते वक्त उसकी जो प्रॉपर वर्किंग है, उसकी जो फिजिबिलिटी है, वो बड़ी ज़रूरी है कि आप जो इस काम के लिए कर्ज़ा ले रहे हैं, क्या वो इनेविटेबल था, और इस कर्ज़ लेने के बाद इसकी जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, उसके नतीजे में आपके मुल्क की खातिर खा आमदनी बढ़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर कोई किसी कंपनी के कोई फैक्ट्री मालकान जो हैं वो बैंक से कर्ज़ा ले लें और उस कर्ज़े के लेकर उसकी गाड़ियाँ और अपनी आम हालात में इस्तेमाल कर लें और अपनी मुल्क की प्रोडक्शन, अपनी फैक्ट्री की जो प्रोडक्शन है या इनकम है उसको नहीं बढ़ाएं, तो वो कर्ज़ा कंपनी के डूब जाने का बायस बनता है। बाय नहीं, इसी तरह से पाकिस्तान में जो कर्ज़े लिए गए हैं, अब ये कहा जा रहा है कि इन कर्ज़ों के बोझ तले हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो दबा हुआ है। तो ये एक इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, ये एक हमारी जो कॉमर्स जो मिनिस्ट्री है और मुल्क के जो मुआशियात के माहिरीन हैं, उनका ये मामला बनता है कि वो मुल्क में जब कर्ज़े ले रहे थे उनकी जो वर्किंग थी वो क्या थी, तो क्या वो कर्ज़े खातिर खा आपके मुल्क की आमदनी बढ़ाने का बायस बने या नहीं बने। अगर वो मुल्क में खातिर खा इंफ्रास्ट्रक्चर और आमदनी बढ़ाने का बायस नहीं बने, तो ये कर्ज़े हमारे लिए एक वबाल जान बने। इसी तरह से अगर अभी भी आप ये वर्किंग करें कि हमें इनकम के सोर्सेज जो हैं वो जनरेट करने हैं अदर देन IMF, तो उसके लिए माशियात के जो हमारे माहरीन हैं उनके पास बहुत सारी ऐसी टूल्स हैं, आइडियाज़ हैं जो अक्सर हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। तो IMF से कर्ज़े लेने के लिए बचना चाहते हैं तो मुल्की वसाइल पैदा करने पड़ेंगे। मुल्की वसाइल पैदा करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार तो ये कि मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और इससे भी बढ़ के एक नई चीज़ जो दुनिया में इस वक्त आ गई है वो है IT सर्विसेज। तो टेक्नोलॉजी का एक सैलाब आया है, एक ऐसा तूफ़ान आया जिसमें मुल्कों ने बिलियंस डॉलर्स जो हैं वो कमाए हैं। हमारे मुल्क में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आम आवाम हैं, नए लोग, बच्चे बच्चियां पढ़ के आ रहे हैं, वो IT इंडस्ट्री में अपना नाम पैदा कर रहे हैं। और मेरे जो IT माहरीन दोस्त हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में जो सिंपल BA और MA वाली जो डिग्रियां हैं, उनकी जगह पे अगर लड़के लड़कियों को ये कहा जाए कि आप IT की
तालीम हासिल करें और अपना किरदार अदा करें, तो इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया को हम कहीं पीछे छोड़ देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग जो हैं वो उनसे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में यकीनी तौर पे इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम आईटी की तालीम को आम करें। इसके ऊपर गवर्नमेंट को जंगी बुनियादों पे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए, और कॉमर्स इंडस्ट्री और जो हमारी आईटी की जो वजारत है इसके ऊपर बड़ा सीरियस नोट लेके इसको दिन रात काम करना चाहिए। ये तो बात हो गई कि आईएमएफ के कर्ज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दो ही बातें, इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसके साथ लोकल बिजनेस जो है उसको बढ़ाया जाए ताकि आईएमएफ के कर्ज़ों की ज़रूरत ना पड़े। मुल्क में सोर्सेज जो हैं वो क्रिएट किए जाएं। टैक्स की सोर्स, जब आपका बिजनेस बढ़ेगा तो यकीनी तौर पे टैक्सेस खुद ही बढ़ जाएंगे। इसके लिए कोई कॉन्फिस्केटरी प्रोविजंस की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ज़्यादा जो लिटिगेशन है एफबीआर में वो यकीनी तौर पे बिज़नेस के राह में रुकावट है। बिज़नेस इससे बढ़ता नहीं बल्कि कम होता है। ख्वाजा साहब ये भी बताइएगा कि जो अंदरूनी और बैरूनी कर्जों को ख़त्म करने के लिए अवाम अपना किरदार किस तरह अदा कर सकते हैं। इसमें यह कि इंतज़ामी मामलात में ये हुकूमत ही होती है कि जो ख़ुद से अपनी वर्किंग करे, कि जो गवर्नमेंट में हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं या वजारत के अंदर जो लोग हैं या पॉलिटिशियंस हैं और भी जो सेक्टर्स हमारे हैं उसमें कम से कम अखराजात किए जाएँ और उनके पर्क्स और उनकी तनख्वाहें और उनके जो आम अखराजात हैं उनको कंट्रोल किया जाए, जिससे अवाम का जो टैक्स का पैसा है या जो आपके आईएमएफ के लोन्स हैं वो लीकेज ना हो, गलत इस्तेमाल ना हो, वो मुल्क की प्रोडक्टिविटी में इस्तेमाल हो। तो लेकिन एक जो ख़र्चा है वो हमारा दफा का है। हमारे नेबर में एक बहुत बड़ा हमारा दुश्मन जो कि हमारा अज़ली दुश्मन है, जो हमें कबूल नहीं कर रहा ज़हनी तौर पे, इंडिया, वो हमारे लिए दिन रात प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, हमारे मुल्क में तखरीब कारी करता है और हमारे मुल्क में उसके जो दखल अंदाजी है बहुत ज़्यादा है। तो उसको इनकाउंटर करने के लिए हमारी फ़ौज के जवान जो बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। और इस सिलसिले में जो हमारे अखराजात डिफेंस पे आ रहे हैं वो इनएविटेबल हैं। और अगर कंपैरिजन किया जाए तो यूरोप या दुनिया के जदीद ममालिक में, जो तरक्की याफ्ता ममालिक में जो फ़ौजों के अखराजात हैं उनके मुकाबले में हमारी फ़ौज का ख़र्चा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। बल्कि टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमारी फ़ौज को लीथल और रिस्पॉन्सिव और बड़े ही ज़्यादा अच्छे असले से जो है वो इक्विप्ड होना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, जिसमें अफरादी क़ुव्वत से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस आ जाए। इसी तरह से मुल्क में बहुत सारे काम जो ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी बेस होने चाहिए, जिसमें अफराद से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस आना चाहिए। इससे ये होगा कि आपके अखराजात जो हैं वो कम होंगे। तो इसके लिए हुकूमत को इसके ऊपर एम्फेसाइज़ करना चाहिए, मीटिंग्स करनी चाहिए, इस पर डेलिब्रेशंस होनी चाहिए। मुल्क कोई भी जो है वो तभी तरक्की करेगा जब उसके जो रियल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर खुल्लम खुल्ला डिबेट्स हों और तनकीद और तामीरी तनकीद जो है उसके ऊपर की जाए और उसको कबूल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने हमें टाइम दिया। मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं अरशद बशीर साहब। अरशद बशीर साहब ये बताइएगा जो पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी कर्जों से निजात मिल सकती है तो वो किस तरह, आप क्या समझते हैं। कर्ज़ों को कम करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने जो रिसोर्सेज अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ाएं, अपना रेवेन्यू को बढ़ाएं। रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए बहुत से तरीके हैं। आप टैक्सेशन के अंदर आप बहुत से डेवलपमेंट्स कर सकते हैं। अपने ऐसे अदारे जो सिख अदारे हैं जो मुकम्मल तौर पर रेगुलरली लॉस के अंदर हैं, उसके अंदर रिवाइवल का कोई प्रोग्राम दिया जाए। उस सिख इंडस्ट्री को, उन यूनिट्स को रिवाइव करने के लिए उनकी कोई एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर की जाए, वहाँ को अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन लाई जाए। बेशक हम उसको पब्लिक गवर्नमेंट पार्टनरशिप के तहत कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चला सकते हैं। वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करने के साथ साथ उस अदारों के अंदर उसके रिवाइवल की ज़रूरत है। जब तक हम अपने उन अदारों को ठीक नहीं करेंगे, अपने रेवेन्यू में बढ़ाएंगे। हमारा टैक्स नेट के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हमारे मुल्क के अंदर रेवेन्यू का पोटेंशियल बहुत है, लेकिन उसको टैप करने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ लीकेज हो रही है उसको लीकेज को रोकने की ज़रूरत है। हमारे इतनी आबादी है, इतने लोग बिज़नेस हैं, तमाम लोग टैक्स नेट में नहीं हैं। लोगों को जो टैक्स नेट से बाहर है उनको टैक्स नेट में लाया जाए और टैक्सेशन सिस्टम को रैशनल किया जाए। टैक्सेशन सिस्टम के अंदर भी आपको इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। जब तक अपना आप रेवेन्यू नहीं जनरेट करेंगे आप कभी भी कर्ज़ों से निजात नहीं हासिल कर सकते। तो कर्ज़ों से निजात के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने जितना रेवेन्यू है उसको बढ़ाएं, और रेवेन्यू जो है ना वो जब तक नहीं बढ़ेगा आपको कर्ज़ों पर ही इन्हिसार करना पड़ेगा। अरशद बशीर साहब ये भी बताइएगा कि हुकूमत जो अपने अखराजात कम करने में आज तक नाकाम रही है, अगर अखराजात हुकूमत कम नहीं करती तो इदारों में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। देखें, हमारे पास
दोनों एस्पेक्ट से हमें देखना पड़ेगा। एक तरफ हमारे जो अदारे हैं उनमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, साथ ही हमें अपने जो एक्सपेंडिचर है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हाँ, जो आपके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है हमें उनको बढ़ाना चाहिए, जो करंट एक्सपेंडिचर है उसको कम करना चाहिए, उसको कोई ना कोई आप किसी जगह पे उसको रोकें। हमारे देखें एक बहुत बड़ी फ़ौज है वज़रा की, हमें अपने उस चीज़ को देखना चाहिए कि हमें जहाँ ज़रूरी है वो उनको कम किया जाए। जब मुल्क ऐसे हालात में चल रहा होता है जहाँ पे आपके अंदर इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, आपके रेवेन्यू इतने ज़्यादा नहीं है, तो हमें चाहिए कि अपनी जो शाह खर्ची हैं उनको कम किया जाए। हम अपनी शाह खर्चियाँ तो कम नहीं कर रहे, लेकिन हम कर्ज़े ले लेके उनको भी पूरा कर रहे हैं और कर्ज़ों का बोझ हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे कर्ज़े बढ़ेंगे डेफिनेट बात जो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, आप महंगाई करेंगे, नए टैक्सेस लगाएंगे, तो वो चीज़ें जिससे आपकी इकॉनमी जो है ना कोलैप्स की तरफ जाएगी। तो सबसे ज़रूरी है कि हमें तमाम अदारों को उनको देखा जाए, उन अदारों के अंदर जहाँ जहाँ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है उनको रिफॉर्म्स की जाएँ। अदारों के अंदर जो सिख अदारे हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो उसको कंट्रोल किया जाए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर किया जाए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पोटेंशियल की कमी है, हमारे पास बहुत से लोग मौजूद हैं, प्रोफेशनल्स को इंडक्ट किया जाए। जितने हमारे अदारे हैं उनके अंदर प्रोफेशनल लगाए जाएँ। जब तक हम प्रोफेशनल लोगों को उसके अंदर नहीं लेके आएंगे हमारे अदारे कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। हमने एक सिस्टम बना दिया है ब्यूरोक्रेसी का, हम बस एक लोग हैं वो CSS करते हैं, CSS करने के बाद वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, नो डाउट वो एक बहुत अच्छे इंटेलिजेंट लोग वो भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ पर आपको टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए ज़रूरी है कि वो लोगों को उस तरह टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ों के साथ इक्विप किया जाए। लेकिन जो प्रोफेशनल जितना बेहतर रोल अदा कर सकते हैं अदारों को बेहतर करने के, अदारों के लिए वो बाकी लोग नहीं अदा कर सकते। तो हमें चाहिए कि जितने हमारे अदारे हैं, जहाँ जो सिख यूनिट्स हैं, जो जहाँ पर रिवाइवल की ज़रूरत है वहाँ पे प्रोफेशनल्स इंडक्ट किए जाएँ और उनके ज़रिए उन अदारों को बेहतरी की तरफ लाया जाए। साथ ही है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर का बजट है हमारा, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर या जो हमारा जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसको ज़रूर इन्हांस करें, लेकिन जो करंट एक्सपेंडिचर उसको किसी जगह पर ब्रेक लगाइए या कंट्रोल किया जाए। हमारे बहुत सारे करंट एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत सारा हमारा जो बजट ज़ाया हो जाता है। करंट एक्सपेंडिचर को हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जब तक उनको कंट्रोल नहीं करेंगे हमारे हालात यही रहेंगे, या हम कर्ज़े लेते रहेंगे या हम अननेसेसरी टैक्सेस लगाते रहेंगे, तो वो चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। तो हमें दोनों एक्सपेक्ट से देखना है। एक तरफ हमें अपने अदारे उनमें उनको बेहतरी की ज़रूरत है, उनके रिवाइवल की ज़रूरत है, वहाँ प्रोफेशनल को इंडक्ट करने की ज़रूरत है और उनके बेहतरी लाई जाए। दूसरी साइड पे हमें अपनी जो करंट एक्सपेंडिचर है उनको भी कंट्रोल करना है और जितना हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस रेवेन्यू को हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रोजेक्ट्स में लगाया जाए। हमें अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाएँ, नई इंडस्ट्री लगाई जाए, ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जहाँ से आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, आपकी इकानमी का जो पहिया चले। जब तक हम ये चीज़ें नहीं करेंगे हमारे हालात यही रहेंगे और हम इसी तरह से पिसते रहेंगे, इन्फ्लेशन रहेगी हमारे, और जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट हमारी बढ़ती रहेगी। तो हमें जब तक आप हमारी इंडस्ट्री नहीं लगती, आप नए प्रोजेक्ट्स नहीं लेके आते डेवलपमेंट के, आपकी एम्प्लॉयमेंट कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल नहीं हो सकती। आप एम्प्लॉयमेंट के इसी तरह से सिलसिले पैदा कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया अरशद बशीर साहब, आपने हमें टाइम दिया। कदीर आसफ साहब, ये बताइएगा कि जो ये गर्दशी और अंदरूनी कर्जे हैं इनका टैक्स निज़ाम पर क्या असरात मुरतब होते हैं? गवर्नमेंट का काम एडमिनिस्ट्रेशन करना है, रूल्स एंड रेगुलेट बनाना है, जबकि जो आम आदमी है, बिजनेसमैन है, उसका काम है बिज़नेस करना। अब इसमें गवर्नमेंट को एक चीज़ को देखनी चाहिए कि जो लोगों की फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिक ज़रूरियात हैं, उनको सस्ता किया जाए ताकि वो हर आदमी की पहुंच में चली जाएं। ऐसा ना हो कि कोई ऐसे इदारे प्राइवेटाइज़ कर दिए जाएं जो आम आदमी की बुनियादी सहूलियात को इस कदर महंगा कर दें कि वो आम आदमी की पहुंच से दूर चली जाएं। ज़रूरत इस अमर की है कि जो भी चीज़ें हैं, जो हमारे जो यूनिट्स हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जस्ट लाइक रेलवे है, PIA है, PSO है, एनर्जी सेक्टर्स हैं, जो स्विग गैस सेक्टर्स हैं, इनको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए और प्राइवेटाइज़ करने के साथ साथ इन पे मॉनिटरिंग की जाए ताकि जो गवर्नमेंट अदारे हैं वो ना तो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं और ना ही वो अपने फ़ंड्स को जनरेट कर सकते हैं। जबकि अगर हम इन्हीं चीज़ों को प्राइवेटाइज़ कर देंगे तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन चीज़ों को मुतहम्मिल नहीं होता कि वो लोगों की लेगेसी और लोगों की जो सुस्ती है उनको अफोर्ड कर सके और अपना रेवेन्यू ज़ाया करे। इस तरह से हमारे मुल्क में जो कर्जा जात हैं, गर्दशी कर्जे हैं, वो कम होना शुरू हो जाएंगे और एटलीस्ट एक स्टेज आएगी जब ये बिल्कुल ख़त्म हो गए जाएंगे।
हमारे सामने एमसीबी बैंक की एक मिसाल है कि जब वो गवर्नमेंट की तहवील में था, उसको गवर्नमेंट सेक्टर में था, तब वो उसके गर्दिशी कर्जे वो बिल्कुल लॉस में जा रहा था, और जैसे ही वो प्राइवेटाइज हुआ उसने रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया और एटलीस्ट वो प्रॉफिट में जाना शुरू हो गया, और आज भी वो सबसे अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। दूसरी अमर इस बात की है कि हमें अपने पावर सेक्टर्स को इम्प्रूव करना है, हमें पावर सेक्टर्स को मोनेटराइज करना है, ताकि उसमें जो भी जितने भी लॉसेस हैं वो एटलीस्ट कम से कम सतह पे चलते जाएं और रेवेन्यू जनरेट हो। इसके लिए हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट और लोकल में जिस तरीके से भी हमें वो लॉसेस कम करने की ज़रूरत हो, हमें वो करने चाहिए, ताकि हमारे जो गर्दिशी कर्जे हैं जो हर हुकूमत के लिए वो बाले जान और दर्द सर बने होते हैं, इससे जान छुड़ाई जा सके। सो आपको अपनी जो गवर्नेंस है, आपको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन उसको बेहतर करना होगा, ताकि गवर्नमेंट और अपने जो इदारे हैं उनको बेहतर किया जा सके, और गवर्नमेंट के पार्ट पे आपको एज अ शहरी, एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, एज अ गवर्नेंस ऑफ द डिपार्टमेंट आपको बेहतर काम पे तौर पे अपना काम करना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट और हमारा मुल्क इन चीज़ों से बच सके। जी बहुत शुक्रिया कदीर असद साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। मलिक हारून साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान का जो अंदरूनी कर्जा है 26,837 अरब रुपए, और जो गर्दिशी कर्जा है वो 2700 अरब रुपए है, और जो सरकारी इदारों का खसारा है वो भी 4000 के लगभग पहुंच चुका है। हम इसको पाकिस्तान की तरक्की कहेंगे, वफाक की तरक्की कहेंगे, या सूबों की तरक्की कहेंगे? आप किस तरह देखते हैं इनको? भी साहब, गर्दिशी कर्ज़ों के हवाले से बात यह है कि हमारे कंट्री के लिए किन वजूहात की बिना पे हुआ, ये एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन असल बात यही है कि इसको ख़त्म करने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है, जिसका ज़िक्र अब हमें कई डायमेंशंस पे काम करना पड़ेगा। एक तरफ हमें प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी, जहाँ पे बहुत सारे इदारे हमारे खसारे में हैं, उनको हमें करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमारे जो पावर प्लांट्स हैं, जिनकी बेसिक जो हमारी बुनियादी वजह है जहाँ पे हमारे ये गर्दिशी कर्ज़ों की पैदा होने की, तो उन पावर प्लांट्स के साथ जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं उनको रिन्यू करने की कोशिश वो होनी चाहिए। पिछले दिनों ये एग्रीमेंट्स रिन्यू हुए, लेकिन अभी फिर गर्दिशी कर्जा जो है इकट्ठा हो चुका है। हमारे यहाँ जो स्ट्रेटजी भी बनाई जाती है वो फेल हो जाती है, क्योंकि जो पैसे इन चीज़ों इन लोन्स को ख़त्म करने के लिए इकट्ठे किए जाते हैं वो दूसरी जगह पे यूटिलाइज़ कर लिए जाते हैं। तो जो स्पेसिफिक जो ख़ास इस मकसद के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है वो उसी पे यूज़ होना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए। हमारा करंट डेफिसिट जो है वो सरप्लस में शिफ्ट तो हो गया, लेकिन हमारे पास दूसरी तरफ डॉलर की प्राइस बहुत बढ़ चुकी है। हमारे जो लोन्स हैं उनकी प्राइस वो उनकी जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जा रही है। तो वही बात है, ये शॉर्ट टर्म का काम नहीं है। शॉर्ट टर्म में इन मसाइल को हल नहीं किया जा सकता, इनको लॉन्ग टर्म में ही हल किया जा सकता है, जिसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है। इसमें समुंदर पार पाकिस्तानी जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ सबसे जो पॉलिसीज़ का तसलसल है वो बहुत बड़ा इशू है। होता ये है कि जो हमारे यहाँ टैक्सेशन सिस्टम के अंदर इन 2-3 सालों के अंदर इतनी चेंजेस की गई, FPR के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस की गई, तो हमारे यहाँ टैक्स पेयर का, हमारे इन्वेस्टर का, हमारे यहाँ नए जो भी पोटेंशियल बिजनेसेस हैं उनके स्टार्ट होने का वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। वजह यही है कि लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक जो पॉलिसीज़ का फ्रेमवर्क बनता है उसका तसलसल नहीं आएगा, ये चीज़ें नहीं चल पाएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इदारों की नाकामी है वो बेसिकली गवर्नमेंट की अपनी है। गवर्नमेंट जो है वो सबसे प्रॉब्लम यही है कि उसके जो पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। एक बंदा आता है वो कहता है जी कि हम ग्रीन फील्ड कंपनीज़ को हम एग्जम्पशन देते हैं। दूसरा बंदा कहता है जी कि ग्रीन फील्ड की डेफिनेशन ये नहीं है, वो कुछ और है। तीसरा बंदा आता है ग्रीन फील्ड की एग्जम्पशन ही ख़त्म कर देता है। IT एक्सपोर्ट्स को टैक्स नहीं लग रहा था, अब उसको उन्होंने मिनिमम टैक्स में कर दिया। अब सूरत हाल यही है कि हर आने वाले दिन के चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं। टैक्स पेयर्स जो हैं उनके ऊपर उनकी बहुत ज़्यादा रेड्स हो रहे हैं और लोग परेशान हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो क्लाइमेट है वो नहीं है। हमारे यहाँ विथहोल्डिंग टैक्सेस का इतना ज़ालमाना निज़ाम है, लोग उसकी वजह से भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से घबराते हैं। तो टैक्सेशन के रेट्स हमारे बहुत हाई हैं।
तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगा, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, पाकिस्तान के अंदर इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, तो हमें ये जो सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स जो हैं हमारे, जो इस वक्त करंट डेफिसिट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हमारे यहाँ इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है। उन इंपोर्ट्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? अगर हमारे यहाँ पे अपनी सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग हो। सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्टर का आना ज़रूरी है, और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हम पैदा नहीं कर पा रहे। मलक हारून साहब, इन कर्जों की अदायगी के लिए इदारों का प्रॉफिटेबल होना जरूरी है, जबकि हम पिछले 50 सालों का जब मुआयना करते हैं और देखते हैं तो ये मुसलसल खसारे की तरफ जा रहे हैं। वीसीएस सर्कल कब खत्म होगा और हुकूमत को इन पर क्या मनसूबाबंदी करनी चाहिए? इदारों की बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो इदारे हैं खसारे कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट की स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन तमाम का मसले हमारे जो हैं ठीक नहीं हो पा रहे, खसारे बढ़ता चला जा रहा है। अब उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पीआईए की। पीआईए के हालात सबको पता है क्या है कि अच्छा खासा जब नई टीम आई वो सही चल रही थी, और हमने पायलट्स का एक इशू उठा दिया, और वो हमारे जो मिनिस्टर साहब ने जो एक स्टेटमेंट दी जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में रुसवा हो गए, और आज हमारा जो तमाम क्रेडिबिलिटी है, दुनिया की सबसे बेस्ट एयरलाइन जो वर्ल्ड की थी, वन ऑफ द बेस्ट थी, वो आज बिल्कुल वो इदारा जो है दुनिया में अपनी स्पेस बनाने की कोशिश कर रहा है। हमारी एयरलाइन जो है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है हमारे यहाँ। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ये इसके ऊपर ये बिल्कुल इनको गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया, और वो हमारे लिए मसाइल पड़ गए। हर जगह पे इदारों में ख़राबियाँ होती हैं, लेकिन इस मसले को इंटरनली सॉर्ट आउट किया जा सकता था। इसको पार्लियामेंट के लेवल पे कहना, मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आना, वो एक बहुत बड़ा इशू बना। सेकेंडली हम बात करते हैं स्टील मिल की। स्टील मिल इस वक्त हमारा एक बहुत बड़ा सफ़ेद आती है, लेकिन उस पर भी बात करें, पाकिस्तान में इस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही है, और तमाम स्टील मिलें 100% कैपेसिटी पे चल रही हैं। स्टील का रेट हर आने वाले दिन में बढ़ रहा है, बहुत अच्छी मार्केट मौजूद है, लेकिन हमारा स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं बन पा रही। हमारा हर स्टेट का इदारा जो है, तमाम वही इदारे जब प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन जब वो गवर्नमेंट में काम करते हैं तो वो काम नहीं कर पा। इसकी कई वजूहत हैं, और मैं उन वजूहत पे जाने की बजाय मैं ये बात करूँगा कि मौजूदा गवर्नमेंट ने आने से पहले कहा कि ये तमाम इदारों को हम रीवैम्प करेंगे, नई एडमिनिस्ट्रेशन लेके आएंगे, हम प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारे इदारों के चीफ एग्जेक्टिव भी अपॉइंट नहीं किए गए, बहुत सारे इदारों को वो उनके अंदर वर्क ही नहीं किया जा रहा। ये बहुत ज़्यादा हमें फ्लॉज नज़र आते हैं हमारी करंट मशीनरी के अंदर। तो ये जब तक एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगी, प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगी, उस बिज़नेस के अंदर पोटेंशियल है, अगर स्टेट उसके साथ खड़ी है, वर्ल्ड में हमने देखा है जहाँ भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस के साथ खड़ी होती है उसकी तो प्रॉफिटेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, क्योंकि उसको वो कई बहुत सारे फैक्टर्स में वो उसकी इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला वही है कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोफेशनल को हायर नहीं कर रही, वो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं अपॉइंट कर रही, जिसकी वजह से ये इदारे जो हैं वो प्रॉब्लम का शिकार हैं और खसारा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ओवरऑल गर्दिशी कर्जे बढ़ रहे हैं। मलक हारून साहब, जिस तरह ये इदारे खसारे की तरफ जा रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन का सबब बन रहे हैं, आप समझते हैं कि निजकारी वक्त की ज़रूरत है, किसी न किसी को तो ये स्टेप लेना पड़ेगा, हुकूमत को क्या करना चाहिए? अब आने वाले दिन जो है, अगर एक एक महीने के बाद नया बजट आएगा, एक नई पॉलिसी आएगी, एक नया फ्रेमवर्क आएगा, तो आप खुद देखें कि इन्वेस्टर हो, जो भी बंदा काम करने वाला है वो कैसे काम करे। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट दे रहे होते हैं उसको लोग बाय करना चाहते हैं। यहाँ पे मसला ये है कि ये सारे खसारा कर रहे हैं, औने पौने बिकेंगे, वो भी एक इशू है। सेकेंडली, हमारे गवर्नमेंट का आपको इश्यूज़ का पता ही है कि जिसके अंदर कोई भी प्राइवेटाइजेशन करनी है तो वहाँ पे 1000 फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनको पूरा करना है। गवर्नमेंट को अपने सारे फ्रेमवर्क को बड़ा अच्छी तरह एनालाइज करना चाहिए, इसको आसान करना चाहिए, ताकि ये प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट भी हो और स्पीडीली भी हो। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि 3 सालों में हम देखते हैं, तो मुझे तो नहीं याद पड़ता कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है उसकी प्राइवेटाइजेशन हुई हो। तो गवर्नमेंट ने आते ही कहा कि हम नेशनल पावर पार्क और काज़िम थर्मल और ये बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पावर प्लांट्स जो हैं, जो प्रॉफिटेबल वेंचर्स हैं, उनको हम सेल करेंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का नाम आया कि उनकी सेल्स की जाएगी, लेकिन ट्रांजिशन एडवाइज़र दूसरे कंसल्टेंट्स तो अपॉइंट किए गए, लेकिन उनकी सेल नज़र नहीं आती। प्राइवेटाइजेशन अगर आज उसकी माइलस्टोन्स अचीव किया जाते तो आज हमारा कुछ ना कुछ कर्जा उतर जाता। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है
कि ये मैंने यही कहा, शॉर्ट टर्म में भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में भी करना पड़ेगा। हमें एक तरफ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रॉफिटेबल करने के लिए अपनी एफर्ट करनी है, दूसरी तरफ उनको सेल ऑफ करने के लिए प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को एक तो आसान करना है और जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करना है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये आपका पॉइंट ठीक है कि गर्दिशी कर्ज़ों को रिजॉल्व करने के लिए प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए भी बहुत काम होने वाला है जो अभी नहीं किया जा रहा। मलक हरून साहब, जो भी हुकूमतें आती हैं उनका यही नारा होता है वो को आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करेंगे, कर्ज़ों में कमी लाएंगे, जो पाकिस्तान के अंदरूनी कर्जे हैं, गर्दशी कर्जे हैं और इदारों के खसारे उनको कम करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो भी हुकूमत आती है 5 साल गुजारती है या जितना भी अरसा गुजारती है वो चली जाती है, मसाइल वहाँ के वहीं रहते हैं। को आइंदा 10 या 20 साल में आप तब्दीली देख रहे हैं, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा या जिस तरह हम 50 साल का तजिया कर रहे हैं इसी तरह रहेगा? आप क्या समझते हैं? कि बिल्कुल आपने सही कहा है कि हमें ये देखना है कि हमने इसको स्टार्ट कहाँ से करना है। मैंने पहले कहा कि पावर IPPs के साथ, पावर प्लांट के साथ हमारे जो एग्रीमेंट्स हैं उसके वाले से एक बहुत ब्रेक थ्रू हुआ था कि जी वो एग्रीमेंट्स जो है ना रीनेगोशिएट हो गए हैं, लेकिन उसका फ़ायदा अभी कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो नंबर 1 तो ये है कि उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। दूसरा, तमाम जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, एंटिटीज़ जो हैं, उनको प्रॉफिटेबल करने के लिए वहाँ पे जहाँ जहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन में चीफ एग्जेक्टिव या प्रॉपर अपॉइंटमेंट्स की ज़रूरत है, फौरी तौर पे उसको लिस्ट डाउन किया जाए। प्रोफेशनल्स के बोर्ड बनाए जाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जाएँ और उनके चीफ एग्जेक्टिव रखे जाएँ और उसको फौरी इनिशिएट किया जाए। थर्ड ये है कि वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी एक रिव्यू बोर्ड बनाया जाए। इन्होंने कहा था कि तमाम इंस्टीट्यूशन को इकट्ठा करके तमाम एसेट को एक जगह कंसोलिडेट कर लिया जाएगा, लेकिन वो नहीं हो सका। तो अब कम से कम एक परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन बोर्ड हो, तमाम इंस्टीट्यूशन को उसकी पैरामीटर्स उनको दे, उनके बजट से उनकी हर चीज़ को रिव्यू करे, तो वो एक प्रोफेशनल्स का हो। गवर्नमेंट इंटरनली तो ये सब कुछ कर रही होती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम उस पर भी फोकस करें। नेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट जो है जो फंड्स एलोकेट करे पिछले लोन्स को पे करने के लिए या इंटरनल लोन्स को सेटल करने के लिए, उसके लिए एफर्ट करती रहे और जल्द से जल्द उन्हीं पे वो एलोकेट करे, उसको किसी और जगह पे यूटिलाइज ना करे। थर्ड, मैं समझता हूँ इसमें हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, जिसमें हमारे इंटरनेशनल जैसे FATF है, IMF है, वो हमें बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है और हमें डिट्रैक्ट कर रहा है। तो हमें अच्छा नेगोशिएट करना है, हमें अपने आप को फर्मली अपनी इन एजेंडा पे चलना है कि हम इसको जल्द से जल्द पे ऑफ करें इन लोन्स को। और नेक्स्ट ये है कि हमें सस्ते लोन्स पे जाना है, तो एफ़र्ट ये करें क्योंकि इंटरनेशनली तो 0% भी बल्कि नेगेटिव इंटरेस्ट के ऊपर काम हो रहा है। तो हम इंटरनेशनली देखें कि हम हाई रेट्स पे उठाने के बजाय जितने भी लो रेट्स पे जाएं, पुराने लोन्स जो हैं जिनकी हाई रेट्स पे हैं उनको हम लो रेट्स पे लेके जाएं, ताकि हमारा जो डेट बर्डन है, जो हमारा इंटरेस्ट बर्डन है, वो कम से कम हो। मलक हरून साहब, जब पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी कर्जों को देखा जाता है जो बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे, इनपुट और आउटपुट को देखते हुए लोग पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी परेशान है, सनतें हैं जो तंजली का शिकार है, ऐसे हालात में आप क्या समझते हैं इनका कोई आखिरी हल है, ऑप्शन है? आपको खुद अंदाज़ा होगा कि इस वक्त प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने पहले कहा कि हमारे इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एक तरफ तो हमारी अपोजिशन पार्टीज़, हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, वो स्टेट को मौजूदा हुकूमत को ख़त्म करने के लिए हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। दूसरी तरफ हमारे इदारों के अंदर बढ़ती हुई करप्शन है, बहुत ज़्यादा करप्शन है, जिसकी वजह से लोग बहुत तंग हैं। तीसरी वजह से, और ये तो इंटरनेशनली अब रिकगनाइज्ड है कि जो करप्शन के रेट्स हैं बहुत बढ़ चुके हैं। थर्ड ये है कि इस वक्त जो मैंने वही कहा कि हमारी जो पॉलिसीज़ का तसलसल है वो नहीं है, उसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, कैसे होगा, ये है। फिर हमारा जो इंटरनेशनली कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल इकोनॉमी जो है वो अपसेट हुई, तो इसकी वजह से भी हमारी इकोनॉमी पे भी इफ़ेक्ट हुआ और इंटरनेशनल इकोनॉमी पे भी फ़र्क पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो इनेबलिंग इन्वायरमेंट है, आप ये देखें कि हमारे यहाँ 15% डिविडेंड के ऊपर टैक्स रेट है, जबकि ये पहले 10% था। अब इन्वेस्टर को जो रिटर्न है वो 15% अगर उसके ऊपर चार्ज हो जाएगा, जबकि वो कंपनी के ऊपर पहले 29% टैक्स देगा, इट मीन्स कि वो 44% टैक्स देगा। अब ये टैक्स सेल्स टैक्स के अलावा है जो 16% 17% है। अब आप 44 में 17 ऐड कर लें तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि हम 60% प्लस हो जाते हैं। फिर सोशल सिक्योरिटी हो, फिर UBI है, आपके 1000 किस्म के विथहोल्डिंग टैक्सेस हैं जो कि अगर वो नहीं काटता तो उसको खुद देने पड़ते हैं।
तो वो तो मतलब कमाने के बजाय सरकार को ही दिया जा रहा है। तो अब जब तक आपने लॉज को आप फैसिलिटेटिव नहीं बनाएंगे, आप टैक्स पेयर के लिए कोई रास्ते नहीं बनाएंगे कि वो इस घिनचक्कर से बाहर निकले, तो पूरी दुनिया में आप अभी देखें कि यूएई ने अभी टैक्स रेट अनाउंस किया 9% है और वहाँ पे 5% जो है वैट है, टोटल 14% टैक्स है। चले मैं ये नहीं कहता ये तो एक लो रेट पे और एक टैक्स हैवन था जिसमें ये कुछ हुआ, लेकिन आप अदरवाइज़ दुनिया भर में बात करें तो लोगों को बहुत ही फैसिलिटेटिव इन्वायरमेंट मिलता है। अगर आप टैक्स रेट ले रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ पता होता है कि ये टैक्स देंगे तो इसके बाद दोबारा तंग नहीं किया जाएगा। जो इंस्टीट्यूशन है सिर्फ मेरिट पे अगर आपके ख़िलाफ़ केस बनता है तो आपके ख़िलाफ़ कुछ करेंगे। हमारे यहाँ अभी ये जैसे सीलिंग का कानून आया है रिटेलर्स के लिए, सीलिंग डी सीलिंग रूल, कि सिर्फ 3 इन्वॉइसेस जो हैं किसी रिटेलर की अगर वो पकड़ी जाती हैं कि वो विदाउट बार कोड के हैं, तो बग़ैर उसको कोई नोटिस किए, बग़ैर उसको कुछ कहे, उसके जो दुकान है उसको सील कर दिया जाएगा। आप खुद सोचें कि कोई बंदा एक पेपर के ऊपर एक कंप्यूटर से 3 प्रिंट आउट निकालेगा, ये किसी रिटेलर ने ये इन्वॉइस निकाली है, ये जेली इन्वॉइस है, उसको केस बना के उसके ख़िलाफ़ वो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दे और वो रिटेलर जो है वो सारी इन्वॉइसेस सही इशू कर रहा है और उसके नॉलेज में भी नहीं है कि ये क्या किया गया, और वो 3 इन्वॉइस को पकड़ के उसके ख़िलाफ़ उसको सील कर दिया जाए, तो ये मतलब ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है जिसमें जिस बंदे के साथ जुल्म किया जा रहा है उससे पूछा भी नहीं जाएगा कि उसके साथ ये ज़्यादती हो रही है, क्यों की जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी ये कहा गया कि जी एक रिटेलर जो है अगर वो रजिस्टर नहीं होता तो उसको इतनी पेनल्टी लगेगी और 15 दिन बाद दूसरी पेनल्टी लगेगी, तीसरी पेनल्टी लगेगी, यानी वो पहली अभी अपील फाइल नहीं कर पाता, दूसरी उसकी पेनल्टी लग जाती है, वो दूसरी पे जाता है, तीसरी लग जाती है। तो मकसद ये है कि हर जो आने वाला कानून है उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें डाली जा रही हैं, इतना जालमाना बनाया जा रहा है कि कोई इन्वेस्टर उसके आने के लिए तैयार नहीं। तो दुनिया वहाँ जाती है जहाँ पे फेयर ट्रायल है, जहाँ पे फेयर टैक्सेशन है, जहाँ पे उनको पता है कि ठीक है वो हमारे अनजाने लोग हैं लेकिन हमारे साथ जुल्म नहीं करेंगे। तो माय ओपिनियन इज दिस कि गवर्नमेंट को हमारी गवर्नमेंट ने पहले दिन से कहा था कि हम एक एनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, वो क्रिएट करने की ज़रूरत है जो यहाँ पे क्रिएट नहीं किया जा रहा। जी बहुत शुक्रिया मलक हरून साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है हमारा, हमने ये अंदरूनी और गर्दशी कर्ज़ों के अलावा जो सरकारी इदारे हैं जो खसारे की तरफ जा रहे हैं उन पर आज तजिया किया है। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, लेकिन जो हम आज अखज़ किया हमने नतीजा वो ऐसा है, शायद अंदरूनी कर्ज़े और गर्दशी कर्ज़े कम ना हो क्योंकि वो हुकूमत की मजबूरी हैं। सरकारी इदारों में रिफॉर्म्स लाई जा सकती हैं, उनके सारे कम किए जा सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे तो उसके लिए हम तमाम को, सब पाकिस्तानियों को अपनी ईमानदारी के साथ अपना पूरा टैक्स देना होगा ताकि पाकिस्तान की जो आमदन है वो अखराजात से बढ़ेगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अय्यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।